वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रकार के वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चीजों को और आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड्स दिए गए, आप इनको स्कैन करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आज की क्लास का दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, उन पर आपको विचार करना है और फिर नीचे इसके कोड दिए गए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कोड सही होगा। देखिए, पहला कथन क्या दिया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट कौन है? माउंट एवरेस्ट का नामकरण करने वाले व्यक्ति, मतलब जो माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दिया गया। भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। ठीक, ये पहला पॉइंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, सर्वे ऑफ इंडिया मतलब एसओआई जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है। तो अब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर सही है और हमें थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाएगी। देखिए, अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है भारत के पहले सर्वेयर जनरल, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा सर्वेयर जनरल के बारे में। देखिए, जो सर्वेयर जनरल की कहानी शुरू होती है ये होता है 1767 में। 1767 की बात होती है। 1767 में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है जेम्स रेनेल, है ना। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, जेम्स रेनेल। तो इन्हें सबसे पहले सर्वेयर जनरल बनाया जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया तो ये जेम्स रेनेल थे। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए, इसके बाद ना कॉलिन मैकेंजी, मतलब 1810 का समय आता है, तो 1810 में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है कॉलिन मैकेंजी। मैकेंजी उस समय सर्वेयर जनरल थे, वो कहाँ के थे? बंगाल के। इसके बाद ना 1815 में क्या होता है कि ये जो सर्वेयर जनरल का पद था इसे समाप्त करके सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत के सर्वेयर जनरल पद की शुरुआत की गई। तो जो सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो मैकेंजी ही बने थे। तो देखिए, सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया मैकेंजी थे, है ना, वो पहले थे। तो यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एवरेस्ट थे। तो ये गलत हो जाएगा। तो एवरेस्ट किस नंबर के थे? ये 6वें नंबर के थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एवरेस्ट थे ये 6th नंबर के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या दिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, तीसरा पॉइंट दिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है दिल्ली में। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, ये मुख्यालय देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दूसरा पॉइंट सही है, अतः इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। ठीक, तो यहां से काफी चीजें आपको पता चला। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पर कुछ समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का नाम दिया गया, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था। तो अगर हम लोग बात करेंगे कलकत्ता गजट, देखिए कलकत्ता गजट जो प्रकाशित हुआ था ये 4 मार्च 1784 या फिर आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1784 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद मद्रास कुरियर की अगर बात करेंगे तो मद्रास कुरियर जो प्रकाशित हुआ था ये 1785 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर दिया बॉम्बे हेराल्ड। देखिए, बॉम्बे हेराल्ड की शुरुआत 1789 में किया गया था और बाद में इसका नाम बदल करके बॉम्बे गजट कर दिया गया था। देखिए, सबसे पहले 1789 में आता है, किस नाम से आता है? बॉम्बे हेराल्ड। इसके बाद 1791 में इसका नाम बदल करके बॉम्बे गजट कर दिया जाता है। तो अगर कभी बॉम्बे गजट लिखे तो भी आपको याद रखना है। और द हिंदू की अगर बात करेंगे तो जो द हिंदू का सब प्रकाशन हुआ था ये 1789 में किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर अब सबका मतलब समय पता चल गया कि किसका प्रकाशन कब हुआ था। अब इसमें सबसे पहले किसका प्रकाशन किया गया था? तो ये प्रकाशन किया गया था बंगाल गजट का। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और इस मतलब यहाँ पे देखिए एक कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया। ठीक, यहाँ पर पत्रिकाओं या समाचार पत्रों का नाम दिया और यहाँ पर इसके प्रकाशक कौन थे इनके बारे में जिक्र किया गया। आपको इसका मिलान करना और बताना है कि चीजें कौन सी सही है। तो देखिए, अगर अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो अमृत बाजार पत्रिका की जो शुरुआत की गई थी ये मोतीलाल घोष या शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखिए, ये ए के साथ दूसरा मैच करेगा। जैसे ही ए के साथ दूसरा मिलेगा तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प में से आपके 2 विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ए के साथ दूसरा नहीं मिला है।
इसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर दिया है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन किया था दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। तो यहाँ पे देखिए ये बी के साथ 4 मैच करेगा। जैसे बी के साथ 4 मैच करेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसका उत्तर विकल्प डी बनेगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 की बात किया जाए, दिया है गोवा को 1525 में पुर्तगाली राजधानी घोषित किया गया। तो देखिए गोवा, अभी पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वास्को डी गामा 1498 को कोचीन पहुंचा था। फिर वास्को डी गामा के आने पर जमोरिन स्थानीय राजा था। देखिए अब इन तथ्यों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा को ये जो जीता गया थे 1510 ईस्वी में, पुर्तगाली था। उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। तो अल्बुकर्क क्या करता है, ये गोवा को जीता, और किससे जीता था इसने जीता था यूसुफ आदिल शाह से। तो आपको याद रखना है। देखिए अब कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि गोवा को किसने जीता था, तो यहाँ पे इस जीता था अल्बुकर्क ने। किससे जीता था, यूसुफ आदिल शाह से। ठीक, अब ये जीत तो लेता है, लेकिन ये क्या करता है, इसको राजधानी नहीं बनाता है। राजधानी कौन बनाता है, राजधानी 1530 में उस समय का जो पुर्तगाली वायसराय होता है वो होता है नीनू डी कुन्हा। तो कुन्हा क्या करता है, गोवा को राजधानी बनाता है। तो ये तथ्य यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 1530 में बनाया गया था, जबकि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है 1525 का। वास्को डी गामा, देखिए कोचीन आया ही नहीं था। वास्को डी गामा कहाँ पर आया था, वास्को डी गामा कालीकट आया था। तो यहाँ पर ये तथ्य गलत हो जाएगा। देखिए अब वास्को डी गामा के आने पर जो उस समय का शासक था वो कौन था, वो जमोरिन था, मतलब स्थानीय राजा जमोरिन था। तो ये सही हो जाएगा विकल्प तीसरा, मतलब यहाँ पे ये सही है। तो अगर आप देखेंगे तो केवल 3, मतलब 4 का जो सही उत्तर बनेगा, 4 का बी बनेगा, केवल तीसरा सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 में क्या वर्णन किया गया, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डच कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर डच कारखाना के बारे में दिया गया। अब इसमें से देखिए कौन सा कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो अगर डचों की बात करेंगे तो डच ने सबसे पहले जो फैक्ट्री खोली थी ये 1605 ईस्वी को मसूलीपट्टनम में खोला गया था। देखिए यहाँ पे 1605 को मसूलीपट्टनम में खोला गया था, लेकिन विकल्प में मसूलीपट्टनम दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसके बाद क्या था, 1610 ईस्वी को जो कारखाना खोला गया था ये पुलिकट में खोला गया था। ये देखिए मसूलीपट्टनम है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है पुलिकट। इसके बाद क्या होता है, देखिए सूरत में इन्होंने कारखाना खोला था 1616 में। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए मसूलीपट्टनम सबसे पहले, पुलिकट दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर सूरत है। तो यहाँ पर मसूलीपट्टनम अगर नहीं है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुलिकट, विकल्प डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 6 दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथन में क्या है, ये पूरा कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ तथ्य दिया गया है। देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये रहा। देखिए यहाँ पे दिया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध को वांडीवास की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। देखिए तो आपको पता है कि जो कर्नाटक युद्ध है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अगर कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, तीनों कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वार, मतलब एंग्लो मतलब जो ये थे अंग्रेज, और इसके बाद जो फ्रांसीसी थे, इनके बीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसको वांडीवास के युद्ध के नाम से नहीं जाना जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। जो वांडीवास का युद्ध है तृतीय कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता का विस्तार। तो देखिए ये बोला जा रहा है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यूरोप में एंग्लो मतलब अंग्रेज, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता का विस्तार था। सही बात है। देखिए होता क्या है कि जो ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया में एक राजा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। अब जो अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर जो व्यक्ति राजा बने वो हमारे पक्ष का हो, और फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारे पक्ष का हो। इसको लेकर के दोनों में विवाद होता है यूरोप में। इसके बाद ये सूचना धीरे धीरे भारत में आती है। जब भारत में आती है तो 1746 में क्या होता है कि भारत में भी युद्ध प्रारंभ हो जाता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य। तो यही आपका बना था प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। आगे दिए पेरिस 1763 की संधि के अनुसार, यहाँ पे 1763 में संधि होती है पेरिस में, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि अनुसार जो होता है कि फ्रांसीसी केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भारतीय बस्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। देखिए ये तथ्य भी सही है, क्योंकि जब पेरिस की जो संधि होती है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध चलता है 1756 से लेकर के 1763। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पर पेरिस की संधि होती है और इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि जो फ्रांसीसी हैं अब भारत में सेना नहीं रख सकते। तो ये तथ्य भी सही है। आगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि 1740 से 50 तक थी, तो ये गलत है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर के 1748 तक लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चारों तथ्यों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो
दूसरा और तीसरा ये तथ्य सही है, बाकी पहला और चौथा गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? पहला नहीं सही है और इसके बाद चौथा नहीं सही है। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया? देखिए यहां पर दिया गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है यहां पर पूछा जा रहा है कि आलमगीर जो द्वितीय थे इनके शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। तो देखिए ये इनके शासनकाल के दौरान नहीं लड़ी गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर आगे दिया जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई में मुगल शासक आलम द्वितीय के दौरान में लड़ी गई थी। जो प्लासी की लड़ाई है ये भी देखिए यहां पर भी ये शासक नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर दिया, मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के दौरान मुगल शासक थे, ये बिल्कुल सही है। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। देखिए जो राम मोहन राय जिन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है, इनको अकबर द्वितीय ने उपाधि दिया था, तो ये भी सही तथ्य है। तो अगर आप देखेंगे तो 7 में कौन कौन सा तथ्य सही है? तीसरा और चौथा सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तथ्य सही है, तो यहाँ पर विकल्प बी उत्तर बन जाएगा, 3 और 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या दिया गया? रोहिलखंड का नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया था। ठीक, देखिए जो रोहिलखंड है इसका नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया था, ये तथ्य गलत है। रोहिलखंड का नाम रोहिला अफगान जनजातियों के नाम पर रखा गया था, तो इसका नाम फारसी नहीं अफगान के नाम पर रखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला तथ्य दिया, बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। तो जो रोहिलखंड है ना, इसी को महाभारत में मध्य देश के नाम से जाना जाता था, बुंदेलखंड को नहीं, तो ये भी तथ्य गलत हो जाएगा। वर्तमान बरेली रोहिलखंड के क्षेत्र में, तो देखिए जो वर्तमान बरेली है ना, ये रोहिलखंड में, मतलब अगर देखा जाए तो ये रोहिलखंड से अलग उपनगर है। बरेली, रामपुर, ये सब रोहिलखंड से अलग है। तो यहाँ पर देखिए रोहिलखंड अभी वर्तमान की बात कर रहा है ना, तो यहाँ से वर्तमान में तो है नहीं, यहाँ से अलग हो चुका है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए कौन सा सही नहीं है? तीनों सही नहीं है, तो केवल 1, 2 और 3 इसका उत्तर बनेगा, विकल्प डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9। 9 में क्या वर्णन किया गया? देखिए यहां पर दिया, राजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण नहीं किया था। अब देखिए जो सवाई जय सिंह राजा थे, इन्होंने 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया था। तो ये वेधशाला कहाँ कहाँ स्थित थे? दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 जगह किया था। देखिए दिल्ली है ना, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन, ये 5 जगह इन्होंने किया था। देखिए यहाँ पर जयपुर दिया तो यहाँ पे वेधशाला बना था, मथुरा में वेधशाला बना था, बनारस मतलब वाराणसी में बना था, तो ग्वालियर में इन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं किया था। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा। देखिए इस वेधशाला को पढ़ने के लिए जिज मोहम्मद शाही नाम का इन्होंने टाइम टेबल भी तैयार किया था, जिज मोहम्मद शाही। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। तो ये बात सही है, आसफ उद्दौला ने 1784 में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, तो ये सही है। ठीक, देखिए जिज मोहम्मद शाही का निर्माण भी आसफ उद्दौला द्वारा करवाया गया था। देखिए अभी अभी आपने पीछे देखा था कि जिज मोहम्मद शाही का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, ये सही तथ्य है कि दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। आगे गुलाबी सर, जो पिंक सिटी है ना, पिंक सिटी को भी इन्होंने ही बसाया था, यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? देखिए पहला सही है, तीसरा सही और चौथा सही, तो पहला, तीसरा, चौथा, इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। देखिए 11 में क्या दिया? सूची 1 में शासक का नाम रखा गया और सूची 2 में राजधानी का नाम रखा गया। अब आपको इसको मिलाना। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए चिन, किली, चखान, है ना। अब मान के चलिए इसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक, तो इसमें क्या करना? देखिए जसवंत राव होलकर, अगर होलकर की बात करेंगे तो होलकर इंदौर के शासक थे, तो जसवंत राव होलकर आप इंदौर पे मैच करेंगे तो बी के साथ मैच होगा 1। देखिए बी के साथ मैच होगा 1, तो यहाँ पर ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए अब आगे देखेंगे। देखिए माधवराव सिंधिया, सिंधिया कहाँ के शासक थे? सिंधिया शासक थे ग्वालियर के, तो आपका जो सी होगा ये मैच करेगा 4 से। जैसे ही सी को आप 4 से मैच करेंगे तो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए बात की जा रही है सरफराज खान। सरफराज खान कहाँ का शासक था? ये बंगाल का शासक था। जैसे सरफराज खान को आप बंगाल के साथ मिक्स करेंगे तो डी के साथ कौन मैच हो जाएगा? दूसरा। और यहाँ पर देखिए आपका जो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया? चलिए प्रश्न संख्या 12 में दिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए और इनके बारे में, इन पर आपको विचार करना है और कौन सा सही होगा आपको ये भी बताना है। देखिए मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार
मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। देखिए मीर कासिम जो उस समय था, उस समय बंगाल की राजधानी थी, उसने मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया था, मुंगेर कर दिया था। तो देखिए ये तथ्य यहाँ पर सही है, ठीक है, इसने राजधानी मुंगेर कर दिया था। बक्सर की लड़ाई, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब है, कि संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ना, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, है ना। इसमें क्या होता है कि 3 लोग हिस्सा लिए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध 3 लोग थे। एक कौन था, एक मीर कासिम थे, दूसरा सुजाउद्दौला थे, और तीसरा उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मुगल बादशाह उस समय कौन थे, है ना। तो ये तथ्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि जब बक्सर के का युद्ध हुआ था तब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव था इसका शासन 2 समय चला था, 1757 से लेकर के 60 तक चला था, और इसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक चला था। तो देखिए यहाँ पे बक्सर की लड़ाई कब हो रही है, 1764 में हो रही है। तो इस समय रॉबर्ट क्लाइव का शासन नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा, सिर्फ विकल्प ए सही होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। और एक चीज और भी याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इनको आपको ध्यान से देखना है और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बताना है। हैदर अली ने अपना कैरियर घुड़सवार के रूप में शुरू किया था। देखिए ये तथ्य बिल्कुल सही। अगर हैदर अली की बात करेंगे, इसने बाद में मतलब मैसूर साम्राज्य का शासक बना थे, ठीक है। और मैसूर के साथ साथ ये भी याद रखिएगा जो एंग्लो फ्रेंच मतलब एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, इसमें 2 एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली लड़ता है, दूसरे में इसकी मृत्यु होती। तो ये सही बात है, इसने अपने कैरियर की शुरुआत घुड़सवार के रूप में किया था। डिंडीगुल अब जो कि तमिलनाडु में आर्मी फैक्ट्री की स्थापना हैदर अली ने अंग्रेजों की मदद से की थी। तो देखिए हैदर अली अंग्रेजों से मदद नहीं लिया था, इसने फ्रांसीसियों से मदद लिया था उस समय। तो ये तथ्य यहाँ पर गलत है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, आगे अगला पॉइंट है, मराठों ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये सदाशिवराव भाऊ ये मराठों की तरफ से और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था उन दोनों के बीच में हुआ था। तो इसमें ये प्रश्न इसका जो सही उत्तर होगा बी बनेगा, पहला और तीसरा दोनों सही है। चलिए प्रश्न संख्या 16 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए और बाद में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को स्पष्ट किया गया था। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर बात करेंगे तो इसका जुड़ाव जो है भारत में ये लॉर्ड डलहौजी के नाम से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी मतलब राज्य हड़प नीति या इसको व्यापक सिद्धांत भी कहते हैं। भारत में इसे लागू करने का श्रेय दिया जाता है डलहौजी को। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये इसको पूरी तरीके से डलहौजी ने लागू किया था, डलहौजी के पहले भी ये चल रहा था, है ना, लेकिन ये उतने बड़े स्तर पर नहीं चल रहा था। डलहौजी ने इसका बहुत बड़े स्तर पर और व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया था। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि राज्य हड़प नीति या फिर व्यापक सिद्धांत किसने लागू किया था, तो लागू तो किया था डलहौजी ने, है ना, भारत में, लेकिन इससे पहले भी ये चल रहा था। तो इसका जो स्पष्टीकरण किया गया था ये विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, सगौली की संधि एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद की गई थी। तो सगौली या फिर इसको सुगौली की संधि भी कहा जाता है, ये एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद में किया गया था। ये भी तथ्य बिल्कुल सही है, सुगौली की संधि 1816 में किया गया था, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। आगे यहाँ पर दिया गया ब्रिटिश भारत में मतलब ब्रिटिश भारत में वर्मा का विलय 1885 में हुआ था। देखिए वर्मा की बात करेंगे तो वर्मा प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक स्वतंत्र राष्ट्र था। फिर इसके बाद क्या होता है कि 3 एंग्लो वर्मिस युद्ध होते हैं। अब 3 एंग्लो वर्मिस युद्ध के बाद 1885 में वर्मा को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया जाता है। ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी सही है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले भारत में शामिल होने वाला जो स्टेट था या फिर जो मतलब जो भी क्षेत्र बना था वो सतारा रहा था, इसको भी याद रखिएगा, सतारा, है ना, सबसे पहले इसी को शामिल किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर दिया है। अब देखिए इन घटनाओं को वहां होने के क्रम में आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले को लगाना है, फिर दूसरे को, मतलब जो भी सबसे पहले हुआ था उसे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया पहला एंग्लो वर्मी युद्ध, फिर दिया एंग्लो अफगान युद्ध, एंग्लो नेपाली युद्ध, गंडमक की संधि और डुरंड समझौता। तो इन सब में इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आपको इन सब के बारे में क्रम से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एंग्लो वर्मी युद्ध के बारे में, है ना, जो वर्मा के लिए किया गया था। तो एंग्लो वर्मी युद्ध में 3 एंग्लो वर्मी युद्ध हुआ था, है ना, 3 एंग्लो वर्मी युद्ध हुआ था। इसमें जो प्रथम
एंग्लो वर्मी युद्ध था ये 1824 से लेकर के 1826 तक चला था। इसके बाद जो द्वितीय एंग्लो वर्मी युद्ध था ये 1852 से लेकर के 53 के बीच चला था। 1852 से 53 के बीच, इसके बीच में इतना लंबा गैप क्यों है, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे जब ये क्लास किया जाएगा तब। इसके बाद अगर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा एंग्लो वर्मी युद्ध हुआ था 1885 के आसपास। ठीक, अब एंग्लो अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 3 एंग्लो अफगान युद्ध भी हुए। एंग्लो अफगान युद्ध की बात किया जाएगा तो 3 हुए, है ना। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से लेकर के 42 तक चला था, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 1878 से लेकर के 1880 के बीच में चला था। और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 1919 के में हुआ था। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बात करेंगे एंग्लो अफगानी युद्ध। तो एंग्लो अफगानी युद्ध जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, ये 1814 से लेकर के 1816 के बीच में चला था। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने बात किया था कि जो सुगौली की संधि थी इसके तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। अब यहाँ पर बात करेंगे गंडमक की संधि। तो गंडमक की संधि का क्या संदर्भ है, ये किया गया था जो द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध है, यहाँ पे चल रहे है ना, इसके तहत 1879 में किया गया था गंडमक की संधि। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दिया डूरंड समझौता। तो डूरंड समझौता ये किया गया था 1893 ईस्वी में। तो यहाँ पे सबका कालक्रम आपको पता चल चुका है कि कौन सी घटना किस समय हुई थी। अब देखिए जब सब कुछ पता चल गया तो इसमें आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या हो रहा है ना, अगर समय के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले इसमें हो रहा है एंग्लो अफगानी युद्ध, है ना। यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे तो सबसे पहले एंग्लो अफगानी युद्ध हो रहा है। तो जब एंग्लो अफगानी युद्ध सबसे पहले हो रहा है ना, नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, एंग्लो नेपाली युद्धों का, है ना। देखिए यहाँ पे एंग्लो नेपाली ये 1814 से लेकर 1816 के बीच में हो रहा है। तो सबसे पहले हो रहा है एंग्लो अफगानी युद्ध। तो यहाँ पर जो विकल्प सी होगा, यहाँ से उत्तर की शुरुआत मिलेगी। तो विकल्प सी से जब उत्तर की शुरुआत मिलेगी तो यहाँ पे देखिए विकल्प बी और विकल्प डी ये इलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंग्लो नेपाली युद्ध सबसे पहले हो रहा है। अब एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद अगर आप कालक्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके बाद क्या हो रहा है कि पहला एंग्लो वर्मी युद्ध हो रहा है। देखिए 14 से 16 के बाद 24 में सबसे पहले यही घटना मिल रही। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक, देखिए इसके बाद इसमें जितने भी टर्म्स हैं आप इसको क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ये लास्ट में देखिए डूरंड समझौता यहाँ पे लिखा गया। तो ये डूरंड समझौता कब हो रहा है, 1893 में हो रहा है। इससे पहले ही हो रहा है एंग्लो वर्मी युद्ध। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए और अंत में फिर क्या पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि हम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पहला दिया वजीर अली खान अंग्रेजों की मदद से सितंबर 1797 में गद्दी पर आसीन हुए। ठीक, वजीर अली खान की बात करेंगे तो ये अवध के चौथे नवाब थे। ठीक, अवध के चौथे नवाब थे। तो अंग्रेजों की सहायता से 1797 में गद्दी पर आसीन हुए थे। ये बिल्कुल सही तथ्य यहाँ पर दिया है। हालांकि जनवरी 1799 में उन्हें एक ब्रिटिश निवासी जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी ने की हत्या कर दी। देखिए इन्होंने क्या किया था, 1799 में फ्रेडरिक चेरी की हत्या की थी। ये भी बिल्कुल सही तथ्य। ये कहानी क्या है, अभी कहानी की चर्चा हम लोग आगे करते हैं, है ना। आर्थर वेलेस्ली ने वजीर अली को प्रत्यर्पित करने के लिए जयपुर के राजा से अनुरोध किया। यह भी बिल्कुल सही तथ्य है। अब पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए कहानी क्या हुआ था कि ये अवध के नवाब थे, चौथे नवाब थे वजीर अली खान, है ना। ये अंग्रेजों की मदद से 1799 में गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन फिर ये क्या करते हैं कि मतलब इनके जो कार्य थे उनसे अंग्रेज खुश नहीं होते। तो फिर 1799 देखिए इसके पहले क्या होता है ना, मतलब जब ये इनके मतलब काम से अंग्रेज खुश नहीं होते तो क्या इनकी जगह पे ना इनको हटाते और इनके चाचा होते सादत अली खान, है ना, सादत अली खान द्वितीय, है ना। तो सादत अली खान द्वितीय क्या कर होते हैं, अंग्रेज उनको गद्दी पर बैठा देते हैं और वजीर अली खान को पेंशन पर भेज देते हैं बनारस, मतलब बनारस इनको निर्वासित कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक जो ब्रिटिश रहता है फ्रेडरिक, है ना, इन पर ये हमला करते हैं और फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद क्या होते हैं, वहां से मतलब और भी 2 यूरोपीय होते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट रहता है, उसके ऊपर ये हमला करते हैं। और इस जो ये मतलब चेरी के ऊपर हमला कर रहे हैं बनारस में, इसको बनारस नरसंहार के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से भागकर चले आते हैं जयपुर, है ना, और जयपुर के जो राजा होते हैं वहाँ उनके यहाँ ये शरण लेते हैं, है ना, मतलब जो शासक रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जो अंग्रेज रहता है वेलेस्ली, है ना, ये क्या करता है कि जयपुर के जो शासक होते हैं इनसे अनुरोध करते हैं कि इन्हें मतलब वापस कर दिया जाए अंग्रेजों को। फिर वहां पर क्या होता है कि जो जयपुर के राजा थे इन्होंने एक शर्त रखा कि न तो इन्हें वजीर अली खान को मतलब फांसी दी जाएगी और न ही इन्हें हथकड़ी लगाया जाएगा। तो फिर वो मान जाते हैं अंग्रेज। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये मान जाते हैं तो मतलब ये इनको सौंप देते हैं और फिर बाद में इन्हें कलकत्ता में कारावास दिया जाता है। तो ये तीनों तथ्य यहाँ पर सही है। अब ये बात कहाँ का किया जा रहा है, तो यह है अवध में नागरिक विद्रोह। तो अवध के नागरिक विद्रोह की सभी घटनाएं हैं। ये पूरी कहानी आपको सुन करके याद आ गया होगा कि हम लोग अवध के नागरिक विद्रोह की बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 क्या दिया है, 19 यहाँ पर दिया है,
मद्रास संधि 1799 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है मद्रास संधि, है ना। तो मद्रास संधि में देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, लास्ट में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है और आपको बताना है कि कौन कौन सा तथ्य गलत है। यहाँ पे सही की बात नहीं किया जा रहा है, आपको बताना है कौन सा तथ्य गलत है। तो मद्रास संधि 1769 के देखिए यहाँ पे दिया, यह मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। तो मद्रास संधि की बात करेंगे तो देखिए जब प्रथम मतलब एंग्लो मैसूर युद्ध होता है तो उसके बाद मद्रास संधि को साइन किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको गलत बताना है, तो ये तो सही तथ्य है ना, तो ये सही तथ्य है। देखिए आगे दिया, अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति। तो देखिए यहाँ पे ये गलत तथ्य है ना। फिर आगे क्या दिया, इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किया गया। देखिए ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये किया गया था एला सापल के तहत, तो इसके तहत नहीं किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 20। अब प्रश्न संख्या 20 में दिया है निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई का कारण नहीं था। अब बात आपको यह बताना है कि कौन कौन ऐसा है जो प्लासी की लड़ाई का कारण नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, बंगाल के सिंहासन पर मेहरुनिसा के दावे के लिए ब्रिटिश समर्थन। तो देखिए जो बंगाल का सिंहासन होता है वहां पे मेहरुनिसा का दावा आता है, तो इसके लिए मतलब ये ब्रिटिश क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। तो ये तब उस समय का कारण था, है ना। आपसे पूछा गया कौन सा कारण नहीं था, तो ये तो भाई इसका उत्तर नहीं बन सकता। आगे फोर्ट विलियम की किलेबंदी और किले की दीवारों पर बढ़ती बंदूकें। देखिए फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जाती है तो उस समय वहां का जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, है ना, अलीवर्दी खां का नाती, वो इसका विरोध करता है ना, तो इसका विरोध करता है, तो ये भी एक कारण बना था। फिर आगे है पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि हुई। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का उस समय मतलब कोई लेना देना नहीं था, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं, 21 में क्या चर्चा किया गया। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 की ये देखिए, चलिए अब यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मेल खाता है। अब आपको 21 में ये बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही तरीके से मेल खाता है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही तरीके से मेल खाता है। यहाँ पर देखिए जो जिक्र किया गया दिया गया प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ये मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये बिल्कुल सही है, मेल खा रहा है ना। आगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये सालबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये भी यहाँ पर मेल खा रहा है। आगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये लाहौर के संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये भी सही तरीके से मेल किया गया। आगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये एला सापल की संधि के तहत यहाँ पर ये शांत होता है। तो इसमें जो चारों दिया गया चारों एक दूसरे से सही मेल खाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही तरीके से मेल खाते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। अब आप इन सबको एक क्रम में आपको सेट करना है, मतलब सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। तो इसमें देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो सती प्रथा का उन्मूलन, सहायक गठबंधन का सिद्धांत, है ना, लाहौर की संधि और गुलामी का उन्मूलन। तो इसमें जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था ये 1829 में हुआ था, है ना, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे सहायक गठबंधन का सिद्धांत, है ना, तो सहायक गठबंधन का सिद्धांत या फिर इसको सहायक संधि कहा जाए। देखिए सहायक संधि जुड़ा है लॉर्ड वेलेस्ली से, है ना, और लॉर्ड वेलेस्ली का जो मतलब ये सिद्धांत था ये लगभग 1798 के आसपास आया था, है ना, 1798 से लेके 1805 के बीच में चला था, है ना। इसके बाद देखिए लाहौर की संधि की अगर बात करेंगे तो लाहौर की संधि जो की गई थी ये 1846 में किया गया था, है ना, और लाहौर की संधि जो किया गया था ये मतलब ऐसे मान के चलेगा प्रथम सिख युद्ध जो था उसके बाद ये किया गया था, प्रथम सिख युद्ध के बाद किया गया था। अब गुलामी के उन्मूलन की बात करेंगे तो जो दास्ता को समाप्त किया गया था 1843 में किया गया था। तो आपको सबका समय पता चल गया। अब इसको आप कालक्रम में आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कौन है, 1798, मतलब सबसे पहले दूसरा आएगा, तो दूसरा सिर्फ इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प सी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। देखिए इसके बाद 1829 आएगा, 1843 आएगा और 1846 आएगा, तो 2143 इस प्रश्न का सही कोड बनेगा, विकल्प सी में ऐसा दिख रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23। देखिए 23 में यहां पर क्या दिया, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। अब महारानी विक्टोरिया जो उद्घोषणा कर रही है उसमें क्या क्या तथ्य है, इसके ऊपर आपको विचार करना है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि सब चीज आपको दिखता रहे। रुके इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करते हैं, लेकिन जूम इन ये नहीं हो रहा है। चलिए इसको हम लोग आगे खिसका के पढ़ लेंगे। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, देखिए ये काहे नहीं हो रहा है जूम इन, भाई इसको हो जाना चाहिए, है ना। कोई नहीं, चलिए हम इसको मतलब खिसका के देख लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट ये दिया है, देखिए
कि इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन महारानी के हाथों में चला गया। तो जो देखिए ये 1857 में क्रांति हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है ना, सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो महारानी विक्टोरिया थी वो स्पष्ट रूप से मतलब एक उद्घोषणा करती जिसे 1858 में। अब इसमें क्या कहते हैं, मतलब जो कंपनी का शासन था ये भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब सीधी सीधी शासन किसके हाथ में चला गया, महारानी के हाथ में चला गया। तो ये बिल्कुल सही है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। देखिए सीधी सी बात है, जब वहां पर क्रांति हुआ था तो भारतीय चाहते थे कि मतलब ये जो ब्रिटिश हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और जो इनका हस्तक्षेप है हमारे धर्म में लेकर के पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो सीधी सी बात है, इसका आश्वासन दिया गया कि आगे ऐसा नहीं होगा, मतलब चीजें आपके पक्ष में रहेगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने 1858 के अधिनियम को एक व्यवहारिक रूप दे दिया। यह भी बिल्कुल सही तथ्य। ठीक, आगे इसमें क्या बोला गया, आगे ये बोला गया कि इसने विचार दिया कि मूल निवासियों के हितों को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ये दिया गया था तो ये चौथा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो देख लेते कौन सा सही है। अब इसमें इसका उत्तर देखते हैं। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा दिमाग में रखना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प ए में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 क्या है, देखिए 24 में यहाँ पर चर्चा किया गया 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब 1857 का जब विद्रोह होता है उसके बाद जब सेना का पुनर्गठन किया जाता है तो उनके संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए सेना में यूरोपीय लोगों की प्रतिशत कम हो गया। देखो अब जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि सेना में भारतीयों की प्रतिशतता को कम किया गया था, यूरोपियों का नहीं कम किया गया। तो ये तो गलत तथ्य है ना। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया, सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों, गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। यह भी गलत है। तो इसमें से कोई नहीं सही है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25। देखिए 25 में क्या दिया गया। अब 25 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया निम्नलिखित युद्ध में से कौन 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बन गया। देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसके लिए कौन सा प्रेरणा बना था। तो अगर इसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे तो ये तो हुआ था 1799 में, मतलब 1789 से लेकर 99 के बीच में चला था। तो ये बहुत पहले का, तो ये तो नहीं होगा, है ना। पहला एंग्लो अफगान युद्ध, देखिए जो पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था ये उस समय चला था, ये 1838 से लेकर के 1842। तो उस समय का ये कारण था, मतलब जो अंग्रेजों के या फिर ब्रिटिश के अजय होने का जो सिद्धांत था इस पर उसने क्या किया था, उसने ये चीज दिखाया कि नहीं अंग्रेज अजय नहीं है, इनको हराया जा सकता है। इसके बाद जो हुआ था क्रीमियन युद्ध हुआ था, ये 1854 से लेकर के 1856 के मध्य हुआ था। उस समय का एकदम तात्कालिक कारण था, है ना, मतलब जिसने ये जनता में या फिर जो भारतीय लोग थे उनमें ये एकदम भर दिया था विचारधारा कि नहीं अंग्रेजों को तो हराया जा सकता है। ठीक, अब बोर्स की युद्ध की बात करेंगे तो ये काफी मतलब इसका कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये आगे हुआ था, है ना। बोर्स का युद्ध जो 1857 की क्रांति उसके बाद हुआ था। तो इसमें दो युद्ध ऐसे, पहला अफगान युद्ध और दूसरा जो था क्रीमियन युद्ध। इसने भारतीयों में ये भावना भर दिया था कि अंग्रेज अजय नहीं है, इनको परास्त किया जा सकता है। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो देखिए 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही ढंग से मिलान किया गया। अब आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 मेरठ से, है ना। 10 मई 1857 मेरठ ये आप जगह याद रखना है और डेट ये याद रखना है। अब देखिए ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत यहीं से एकदम अचानक से हो जाती। इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी नींव कहीं ना कहीं बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते। देखिए 1600 में क्या होता है, ब्रिटेन से एक कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए। अब ये 1600 से लेकर के 1757 तक, है ना, ये कंप्लीट व्यापार करती। अब व्यापार के बाद पहले ये मतलब छोटे मोटे युद्ध लड़ती रहती। अब 1757 में क्या होता है, अब आप सबको पता होगा 1757, है ना, यहाँ पर युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। अब जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के बाद इनको 2-3 गांव, छोटे मोटे गांव क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जिनकी दीवानी इनको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद क्या होता है 1757 के बाद 1764, ये भी आपको डेट याद रखना चाहिए। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और जब बक्सर का युद्ध होता है तो उनको पूरे बंगाल कहने का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, इन सब की दीवानी प्राप्त हो जाती। तो जब इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती फिर वहां से जो राजस्व इन्हें प्राप्त होता है, जो धन प्राप्त होता है, ये देख करके अंग्रेजों के मन में लालच आ जाता है
कि अगर हम सिर्फ एक राज्य से इतना राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, इतना मुनाफा हमें हो रहा है, तो सोचिए अगर पूरे भारत पर हमारा कब्जा होगा तो कितना ज्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये मैसूर से युद्ध लड़ते हैं, मराठाओं से युद्ध लड़ते हैं, पंजाबियों से युद्ध लड़ते हैं, जिसे सिख युद्ध कहा जाता है ना। और धीरे धीरे क्या करते हैं, है ना, पूरे भारत को अब कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें युद्ध के बाद क्या होता है, जब कुछ समय और बीतता है ना, तो आपने वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में भी जरूर सुना होगा। फिर बाद में क्या होता है कि वेलेस्ली नाम का एक अंग्रेज आता है जो ये नियम लगाता है कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, है ना, हमारे साथ क्या कीजिए, आप सीधा सीधा संधि कीजिए, जिसको सहायक संधि नाम दिया गया। और सहायक संधि के तहत कई राज्यों को शामिल किया गया। तो आपको याद रखना होगा कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो उस समय हैदराबाद था। हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब इसके बाद क्या होता है, सहायक संधि से कुछ राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद डलहौजी आता है, तो डलहौजी राज्य हड़प नीति या फिर व्यापक सिद्धांत लेकर के आता है। इसको गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है। तो डलहौजी ने क्या किया कि सीधा सीधा ये कर दिया कि जिन राजाओं का कोई वारिस नहीं है, अब वो किसी को गोद लेकर के वारिस नहीं बना सकते, तो उसको राज्य हड़प नीति कहा गया। अब राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को शामिल किया गया, है ना। तो इन सब का डिस्कशन हम लोग आगे किसी क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे। यहाँ के लिए आप इतना जानते रहिएगा। अब क्या होता है कि जब राज्य हड़प नीति के तहत ना 1856 में क्या होता है, अवध का विलय किया जाता है अंग्रेजी शासन में, और अवध को कमिश्नरी क्षेत्र बनाया जाता है। अब देखिए 1856 में जो अवध को किया जाता है, अवध एक को मतलब अवध को हड़पना ये लीगल नहीं था, है ना। अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हैं और वाजिद अली शाह को वहां से हटा करके क्या करते हैं कि उसे कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर देते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने सुना ही होगा मंगल पांडे बैरकपुर की घटना। वहां से जो ये कारतूस का वाला मतलब ये विवाद था कि इसमें चर्बी लगी है गाय और सुअर की, तो इससे मतलब सैनिक भड़क जाते हैं और मंगल पांडे एक अंग्रेज को मार देते हैं। फिर उन्हें फांसी हो जाती है और क्रांति एकदम पूरी तरीके से भड़क जाती है। अब जब क्रांति भड़कती है तो अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग जगह पे ये भड़कती है, तो अलग अलग जगहों पर इसका नेतृत्व कौन कौन करता है, इसका यहाँ पे संबंध दिया है। तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया जो लखनऊ है, लखनऊ का नेतृत्व करते हैं बेगम हजरत महल। तो ये बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व करती है। ये वाजिद अली की द्वितीय पत्नी होती है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। देखिए कानपुर का जो नेतृत्व करते हैं ये नाना साहब करते हैं। नाना साहब का ओरिजिनल नाम था धोंदू पंत, ये भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। नाना साहब का साथ दिया था तात्या टोपे ने। इसके बाद फैजाबाद का जो नेतृत्व करते हैं ये मौलवी अहमदुल्ला शाह करते हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली का नेतृत्व जो है जनरल बख्त खां करते हैं। देखिए जो दिल्ली में नाम मात्र का मतलब वो बनाया जाता है कि नाम मात्र के हेड हैं, ये बनाया जाता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफर को या फिर बहादुर शाह द्वितीय को। लेकिन उसका जो नेतृत्व करते हैं जनरल बख्त खां करते हैं, बिल्कुल सही है ना। बरेली में खान बहादुर करते हैं, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त देखिए बागपत में शाहमल करते हैं, आपको याद रखना चाहिए, है ना। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बोला नहीं जा सकता है ना। तो ये 1857 की क्रांति पर हम लोगों ने कुछ चर्चा किया। 1857 की क्रांति को जब हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे तो और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे सब सही सही मिला हुआ है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 27। देखिए 27 में क्या दिया गया, 27 में दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन है जिस पर आपको विचार करने, और इसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया कि रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 के संबंध में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे होता है क्या, 1857 की जब क्रांति होती है, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1857 की जब क्रांति होती है, फिर अंग्रेज उस क्रांति का दमन कर देते हैं। दमन करने के बाद क्या होता है कि 1 नवंबर 1858, है ना, 1 नवंबर 1858 को क्या होता है कि इलाहाबाद में ये एक मतलब इलाहाबाद का जो रायल दरबार होता है वहां, मतलब वहां पर एक रायल दरबार लगता है। अब उस दरबार में क्या होता है कि रानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा दिया था, है ना। उस उद्घोषणा को पढ़ने वाला कौन था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसको पढ़ा था कैनिंग ने, है ना। तो ये भी चीज याद रखना चाहिए कि विक्टोरिया का जो उद्घोषणा है उसको कैनिंग ने पढ़ा था। अब उसमें क्या क्या था, अब यहाँ पे पॉइंट में देखते देखें, यहाँ पर दिया जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफी दी गई। तो उस उद्घोषणा में एकदम स्पष्ट लिखा था कि माफ तो किया जाएगा लेकिन सबको नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का प्रयास किया या फिर उनकी हत्या की है उनको माफ नहीं किया जाएगा। तो ये तथ्य गलत है ना। इसके बाद देखिए राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया, तो उसमें राज्य सचिव का एक पद बनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जो राज्य हड़प नीति था उसको भी यहाँ पर मतलब छोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। आपको एक चीज और भी याद रखना चाहिए कि जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको क्या किया गया था कि उसको बदल दिया गया था वायसराय के पद में। तो अगर कभी आपसे एक क्वेश्चन बने कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो कैनिंग है, और प्रथम वायसराय कौन है, तो ये भी कैनिंग है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा।
आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 28। 28 में दिया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र की अगर बात किया जाएगा तो आजमगढ़ उद्घोषणा है, इसको भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के नाम में से जाना जाता है। ये जब प्रकाशित किया गया था तो ये प्रकाशित किया गया था 29 सितंबर, ये डेट आपको याद रखना चाहिए, 29 सितंबर 1857 को ये प्रकाशित किया गया था। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, है ना। अब इसका प्रकाशन किसने किया था, तो ये मुगल सम्राट के पोते फिरोज शाह ने इसका प्रकाशन किया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। 29 की बात करेंगे तो इसमें दिया है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया कि गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया कि इसे बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो देखिए जो तत्वबोधिनी सभा है इसने क्या किया था कि बंगाली भाषा में था, ये बिल्कुल सही है ना। भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। इसने बुद्ध जीवों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोणों को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, इसकी स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और समय था 1839। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में इस सभा की स्थापना किया था। तो पहला और दूसरा ये तो सही है, लेकिन तीसरा तथ्य जो दिया कि इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ये गलत दिया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30। देखिए प्रश्न संख्या 30 में क्या दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सबको एक क्रम में लगाना है। अब यहाँ पर देखिए क्रम में लगाना है, तो इसमें क्या क्या दिया, देखिए आत्मीय सभा का गठन। अब आत्मीय सभा की गठन की अगर बात किया जाएगा तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1814 में। 1814 में इसका जो गठन किया था ये राम मोहन राय ने किया था, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रार्थना समाज का गठन, अगर प्रार्थना समाज के गठन की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज का गठन 1867 में किया गया था, और 1867 में इसको किया था केशव चंद्र सेन ने। तो ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए। तत्वबोधिनी सभा, देखिए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका गठन किया था 1839 में। अब बात करेंगे सत्य शोधक समाज। अगर सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा राव फूले ने इसका गठन किया था 1873 में। तो देखिए यहाँ पे सबका समय आपको पता चल गया, आप आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन आएगा तो सबसे पहले विकल्प की शुरुआत होगी 1 से। जैसे ही विकल्प की शुरुआत 1 से होगी तो विकल्प बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 के बाद कौन सा आएगा, 39 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3, 1 3। अब यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 39 के बाद फिर अगला समय कौन सा आएगा, 67 आएगा। 67 आने का मतलब यहाँ पर 2 आएगा और फिर इसके बाद 4 आएगा। तो 13 24 इस प्रश्न का सही कोड बनेगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31। देखिए 31 में यहाँ पर क्या दिया है, आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण था। देखिए आर्य समाज की अगर बात करेंगे तो आर्य समाज स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना किया था 1875 में, है ना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था 1875 में, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब आर्य समाज ठीक ठीक चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती, मतलब दयानंद की मृत्यु हो गई लगभग 1883 में। अब उनके मृत्यु के बाद ना ये जो पंजाब में आर्य समाज चला तो यहाँ पे 2 वर्ग में बट गया। एक वर्ग था जो मांस खाने पर, मतलब मांस खाने वाला वर्ग था, और दूसरा ऐसा वर्ग था जो मांस नहीं खाता था। तो जो मांस खाने वाला वर्ग था उसको कल्चरल पार्टी कहा गया, और जो मांस नहीं खाते थे उसको महात्मा समूह कहा गया, और यहाँ से आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। तो ये बटने का मूल कारण क्या था, मांस खाने के सवाल पर। ये मांस खाने के लिए बटा। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, कब किया था, और इसके बाद इसमें ये मांस खाने के सवाल पर 2 भागों में विभाजित हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 32। अब 32 में क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिया गया कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक सुधार था उसमें क्या दिया, सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से जुड़े थे, ठीक। मतलब यहाँ पे ये दिया गया। फिर आगे है छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसी सभी सामाजिक बुराइयां एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ये दोनों सही है, सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से भी जुड़ा था, ये तथ्य बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो इसका कारण दिया है, कारण भी सही है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, ए सही है, और आर ए के लिए एक उपयुक्त स्पष्टीकरण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 33। देखिए 33 में क्या दिया, सती प्रथा उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जो सती प्रथा उन्मूलन के बारे में दिया गया तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे सही पूछा ना, सही बताना है। देखिए सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया था, तो ये बात सही है कि राजा राम मोहन राय ने इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है ना। आगे है
1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, तो बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे इसमें क्या दिया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अवधि के दौरान सती प्रथा को समाप्त किया गया था, ये भी तथ्य सही है। तो सती प्रथा से जुड़े मतलब जो भी फैक्ट यहाँ पर दिए गए ये सब के सब सही है, तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 34 है ना। 34 में क्या है, भारत में 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विधवा पुनर्विवाह की अगर बात करेंगे तो इसमें पहला दिया है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था, ये तो गलत तथ्य है, मतलब ब्रह्म समाज उस समय जुड़ा हुआ था, तो ये पहला यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के मुखर प्रस्तावक थे। ये ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर बात करेंगे तो ये कलकत्ता में मतलब प्रिंसिपल के पद पर काम किया करते थे। इन्होंने लगभग ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास किया था, तो ये बिल्कुल सही है ना। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में मतलब बनाया गया, और जिसमें क्या कहा गया है कि जो विधवा पुनर्विवाह है ये वैध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प इसमें दूसरा और तीसरा जो है सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। देखिए 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, ये चलिए यहाँ पर भारत में बाल विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत में जो बाल विवाह का संबंध है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, आयु की सहमति अधिनियम 1891 में 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के विवाह की मनाही है। तो देखिए आयु सहमति का जो अधिनियम है सही है, 12 वर्ष से कम लड़कियों की शादी की वहां पर मनाही है। तिलक सहमति अभियान 1891 के खिलाफ, मतलब जो तिलक है ये सहमति अभियान 1891 के खिलाफ मुखर प्रस्तावक थी, ये भी बिल्कुल सही है। शारदा अधिनियम 1930 में क्रमशः लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र 21 और 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये गलत तथ्य दिया। जो शारदा अधिनियम था इसमें जो लड़कों की बात करेंगे बॉयज की उम्र 18 वर्ष किया गया था, और जो गर्ल्स थी मतलब लड़कियां थी इनकी उम्र 14 वर्ष किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो शारदा अधिनियम है ना, यहाँ पे नहीं शायद रुकेगा एक मिनट, हाँ मतलब 14 किया गया था, 14 ही किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों सही है, लेकिन तीसरा गलत है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट दिया, इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की। तीसरा पॉइंट दिया, इसने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पूना सार्वजनिक सभा, तो इसकी जो स्थापना किया गया था ये 1870 ईस्वी में किया गया था एमजी रानाडे के द्वारा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना एमजी रानाडे ने किया था, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था, तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, देखिए अब जब ये स्थापित किया गया था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था इसमें भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया जाए, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत का वकालत नहीं किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प 3, मतलब यहाँ पर जो तीसरा ये होगा तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। अब आपको यह बताना है कि भारत के राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है पहला पॉइंट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का विश्वव्यापी उत्थान। तो देखिए जो राष्ट्रवाद की अवधारणा थी ये पूरे विश्व में एकदम चरम पर आ गई थी, तो इस वजह से भारत में भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो ये पहला कारण सही है। फिर आगे भारतीय पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण के कारण भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर दिया, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू गया आधुनिकीकरण। तो जो अंग्रेजों ने जो आधुनिकीकरण शुरू किया था उससे भारत का हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति थे, सब वहां पर शोषित हुए, तो इस वजह से ये भी चाहते थे कि वहां पर आधुनिकीकरण किया जाए। फिर आगे है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया। देखिए जितनी भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी, चाहे वह नीति वहां से धन वसूलने की थी या फिर भूमि विस्तार की नीति थी, उन सब ने भारतीय सभी वर्गों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया था, जिसके कारण ये राष्ट्रवाद की भावना के उदय होने का प्रमुख कारण बना। तो यहाँ पर सभी तर्क सही है, तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 38। देखिए 38 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिया गया, इस कथन पर आपको विचार करना है। देखिए पहला पॉइंट दिया है, औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। देखिए जो औपनिवेशिक शासन है ये भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। देखिए औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ब्रिटिश आए थे, है ना। ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से देखिए अपने यहाँ से कच्चा माल, मतलब यहाँ से भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे ब्रिटेन में, और यहाँ पर इससे क्या करते थे,
उत्पाद तैयार करते थे और वापस ला करके यहीं पर बेच देते थे। तो यहाँ से कच्चा माल वो सस्ते दाम में लिया करते थे, यहाँ पर जब इसको उत्पाद में परिवर्तित कर देते थे तो यहाँ लाकर महंगे दाम में बेचते थे। तो देखिए इनको दोहरा नुकसान हुआ करता था। पहला नुकसान क्या था कि इनका जो सामान था वो सस्ते में चला गया, कच्चा माल सस्ते में चला गया, और जब वापस से ये सामान लाकर बेच रहे हैं तो महंगे में बेच रहे हैं, तो इनको डबल प्रॉफिट हो रहा है। साथ में जब ये मशीनों से सामान बनाकर लाते थे और यहाँ पर हाथ से सामान बनाया जाता था, तो अंग्रेजों का सामान भारतीय सामान की तुलना में ज्यादा बेहतर हुआ करता था। तो इस वजह से भारतीय व्यापार धीरे धीरे टूटता चला गया और ये पिछड़ेपन का कारण बना। तो ये सही हो जाएगा। देखिए अगला दिया है यहाँ पर, देखिए इसमें यह दिया है कि ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की। तो देखिए जो ब्रिटिश सैन्य शक्ति था उसने भारत में राजनीतिक एकता लागू किया था, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, आगे भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थी। तो ये गलत तथ्य है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो इसमें सही है, पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 39। देखिए 39 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 39 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था। देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं, तो देखिए एक पेशेवर सिविल सेवा। तो देखिए जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई है तो ये ब्रिटिश भारत से हुई है, तो ये तो यहाँ पे उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा इसका योगदान नहीं है। तो सिविल सेवा इसका योगदान है, ये गलत है, हो जाएगा यहाँ पर। आगे है भारत की राजनीतिक एकता। देखिए जो भारत की राजनीतिक एकता विकसित हुई थी, ये ब्रिटिश कि जो मतलब वहां पे कर्मचारी या फिर ब्रिटिश के जो अधिकारी भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसको देख करके राजनीतिक एकता का भाव उत्पन्न हुआ था। तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक एकता, तो सांस्कृतिक एकता मतलब ब्रिटिश के कारण नहीं था, तो ये सही हो जाएगा, ये ब्रिटिश का योगदान नहीं है। फिर आगे इसमें पंचायती राज। तो पंचायती राज की शुरुआत तो भाई आपको पता ही है ना, ये आजादी के बाद हुई। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा देखिए केवल 3 और 4। तो यहां से विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 40। देखिए 40 में क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है यहाँ पर इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव था। जो भारतीय थे उन पे अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था। भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार। तो देखिए जब अंग्रेजी शिक्षा दिया गया तो वहां से आध्यात्मिक सोच का प्रचार हुआ। भाई ऐसा तो नहीं, जो ब्रिटिश थे वो भारत की जो धार्मिक विचारधाराएं थी उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया था, ताकि अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए और भारतीय धर्म और संस्कृति को कुचला जाए। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से इसमें सोच का प्रसार नहीं हुआ था। फिर आगे उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार। देखिए जब ब्रिटिश शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी इसको लागू किया गया तो जो पश्चिमी विचार थे उनका प्रसार होता है, ये सही है। आगे एक दूसरे के साथ संवाद करने में विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद की। अब देखिए अंग्रेजी आने की वजह से हर क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रसार हुआ तो एक दूसरे से बातचीत करने में थोड़ी सी सुविधा हो गई। फिर आगे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद की, ये भी सही तर्क है इसका। तो इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 41 में क्या दिया, देखिए यहां पर दिया है वेल्बी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। अगर वेल्बी कमीशन की बात किया जाए तो ब्रिटिश सरकार ने वेल्बी कमीशन की स्थापना क्यों की थी। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो वेल्बी कमीशन की जो स्थापना की गई थी ये ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों की पूछताछ करना, मतलब ये जो व्यय है ना, मतलब कि जो ब्रिटिश भारत सरकार है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसको पूछने के लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेल्बी कमीशन का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 42। इसमें दिया आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई। अब देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है फ्रेजर कमीशन की। तो फ्रेजर कमीशन की जो स्थापना किया गया था, ये देखिए ये लॉर्ड कर्जन का समय था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो 1902 या 3 के आसपास की बात है। इसने क्या किया था, एंड्रू फ्रेजर है ना, एंड्रू फ्रेजर नाम के एक व्यक्ति के नाम के आधार पर इन्होंने क्या किया था, पुलिस विभाग जो थे उसमें सुधार करने के लिए फ्रेजर कमीशन की स्थापना किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि फ्रेजर कमीशन की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। 1902-3 का समय था। क्यों किया गया था, पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 43। देखिए 43 में क्या दिया गया, यहाँ पर दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये तर्क पूछा गया, तो आपको इसको देखना है और आपको बताना है कि कौन सा तर्क इसमें से सही है। तो पहला दिया भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र
1883 और 1885 में आयोजित किए गए थे, पहला तर्क ये। दूसरा दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है इसको बनाने का, इसको डिजाइन करने का काम किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। अब इसके बाद तीसरा क्या दिया? देखिए तीसरा पॉइंट दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1895 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। तो देखिए ये सबको पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन किया गया था, ये किया गया था 1885 में, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये तो एकदम सही है ना, ये तीसरा सही हो जाएगा। देखो जैसे ही तीसरा सही होगा ना तो यहां से विकल्प डी और विकल्प सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद एक सही है या फिर मतलब ए सही है या बी सही है। तो देखिए यहां पर इसकी अगर बात करेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, इसके ये जो वास्तुकार का काम किया था इन लोगों ने किया था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने, ये भी सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसके बाद पहले पर विचार करते हैं। देखिए पहले की अगर बात करेंगे ना तो इसके देखिए भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र, मतलब जब इसका प्रस्ताव चल रहा था तो इसके 2 सत्र हुए थे, एक 83 में और एक 85 में। तो ये भी सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पर तीनों मतलब विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44 में यहाँ पर क्या दिया? अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? मतलब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टार्टिंग का फेज था उसमें कौन सा ऐसा उद्देश्य था जिस पर वो बात नहीं कर रहे थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करें, तो देखिए सीधी सी बात है, उस समय भारत गुलामी के दौर में था, ब्रिटिश के हाथों, ब्रिटिश के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो वहां पे अगर राष्ट्र का प्रसार करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था तो ये तो था ही, है ना। आगे दिया एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रसार करें। अब वो ये भी करना चाहते थे कि जो उपनिवेश विरोधी है, मतलब जो ब्रिटिश यहाँ से पर उपनिवेश किए उनको समाप्त किया जाए, तो ये भी था, है ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें शिक्षित करना। तो उस समय लोगों को राजनीतिकरण करना, लोगों को राजनीति के बारे में बताना, उनको एकजुट करना, धर्म क्रांति, धर्म हो गया, जाति हो गया, प्रांत हो गया, इनके आधार पर उनमें एकता की भावना विकसित करना, ये भी था वहां पर। अब देखिए क्या दिया, समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो वहां पर सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना ये प्रमुख उद्देश्य वहां पर नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 45। देखिए 45 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर इसमें सही पूछा है गलत। देखिए यहाँ पे पूछा है कि नरमपंथियों का योगदान क्या था, तो इसकी बात करते। देखिए चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाए और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना। तो देखिए जो यहाँ पर बात किया जा रहा है नरमपंथी, तो नरमपंथियों का योगदान यही था कि लोगों को एकजुट किया जाए, है ना, उनको शिक्षित किया जाए। फिर देखिए दूसरा पॉइंट दिया, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश मत को रूस की तर्ज पर भारत में ही सुधार लाने के लिए राजी करना। तो देखिए यहाँ पे जो नरमपंथी के दल के नेता थे ये किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 46। देखिए 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, यहाँ पर बात किया जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में। तो आपसे यहाँ से पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्यम चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए प्रारंभिक चरण से हम लोग मध्यम चरण में आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिया गया, उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया। तो सही बात है, यहाँ पे मध्यम चरण की बात है, तो बिल्कुल सही है। आगे है कारण। देखिए उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। देखिए जो उदारवादी समुदाय था उसका यह मानना था कि जो ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध है ये भारत के ही हित में होंगे। तो देखिए यहां पर अगर आप मध्यम चरण की बात करेंगे तो इसमें कथन ए सही है, और जो ए की जो आर है ये ए की एकदम पूरी तरीके से व्याख्या करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47। देखिए 47 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहां पर सही है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दिया जा रहा है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका गठन भारतीय काउंसिल एक्ट के तहत किया गया था, तो इसके तहत नहीं किया गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे रास बिहारी बोस उन लोगों में थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 48। इसमें दिया 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, आप इसको पढ़िएगा और इसका सही उत्तर क्या बनेगा आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 49। इसमें दिया गया
निम्नलिखित में से कौन सी मांगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों द्वारा आगे रखी गई थी। देखिए बात किया जा रहा है नरम पंथियों के द्वारा, तो नरम पंथियों द्वारा कौन कौन से विचार रखे गए थे। सबसे पहला सरकारी सेवा में का भारतीयकरण, मतलब जो जितनी भी सरकारी सेवाएं उनका भारतीयकरण किया जाए, तो ये विचार रखा गया था। आगे एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्मा का विनाश हुआ। देखिए आक्रामक विदेश नीति, नरमपंथी दल के नेता कभी भी आक्रामक नीतियों का मतलब समर्थन नहीं किया करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग। तो ये बताया गया कि जो विदेश है वहां पर जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश है वहां पर भारतीय श्रमिकों के लिए कुछ बेहतर हो। तो यहां पर अगर देखेंगे तो विकल्प 1 और 3, मतलब पहला और तीसरा, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 50, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मेल खाता है। आपको ये बताना है कौन सही तरीके से मेल खा रहा है। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सिद्धांत प्रमुख विश्वासी, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे दिया गया सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, तो देखिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, तो ये सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया षड्यंत्र सिद्धांत जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है, RP दत्त ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी सही तरीके से मेल खाता है। लाइटनिंग कंडक्टर थियरी ये दिया था GK गोखले ने, तो ये यहां पर मेल नहीं खा रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला और तीसरा मेल खा रहा है, तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प B, केवल 1 और 3 मेल खाते हैं। ठीक, तो ये आज के क्वेश्चंस डन हुए। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।